हेलो एवरीवन, स्टेनो विद अरिहंत पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन मेवाड़ सीरीज से होगी जिसकी गति 85 शब्द प्रति मिनट रहती है। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह डिक्टेशन एसएससी और अदर एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चलिए तो डिक्टेशन प्रारंभ करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। बच्चों, मिट्टी का तेल संसार के विभिन्न भागों में तरल पदार्थ के रूप में जमीन के अंदर पाया जाता है। कभी कभी तो जमीन में आपसे आप दरारें पड़ जाती हैं जिनमें से यह तेल निकलने लगता है और इस प्रकार वहाँ इसके चश्मे बन जाते हैं। प्रायः यह जमीन में बड़े बड़े सुराख या छिद्र करके पिचकारी की तरह बड़े बड़े यंत्रों की सहायता से ही निकाला जाता है। कभी कभी यह जमीन के अंदर गैसों के जोर करने के कारण भी अपने आप फूट पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं जमीन के अंदर जो लोह मिश्रित बहुत गर्म कार्बाइड होता है उस पर जल पड़ने से यह तैयार होता है। और कुछ लोगों का अभिमत है कि जमीन के अंदर अनेक प्रकार के जीवों के मृतक शरीरों के सड़ने से यह तैयार होता है। एक मत यह भी है कि इसकी उत्पत्ति का संबंध नमक की उत्पत्ति से है, क्योंकि अनेक स्थानों में यह नमक की खान के पास ही पाया जाता है। इसी प्रकार इसकी उत्पत्ति के संबंध में और भी अनेक मत हैं। अमेरिका के संयुक्त राज्यों तथा रूस में इसकी खानें बहुत अधिक हैं और इन्हीं दोनों देशों में सबसे अधिक मिट्टी का तेल निकलता है। भारत में इसकी खानें या तो पंजाब और बलूचिस्तान की ओर हैं या आसाम और बर्मा की ओर पाई जाती हैं, परंतु पश्चिमी प्रांत से अभी तक बहुत थोड़ा तेल निकाला जाता है और पूर्वी प्रांत में अपेक्षाकृत अधिक निकाला जाता है। इधर गुजरात तथा कच्छ आदि में भी इसकी प्राप्ति हो रही है। अरब देशों में यह रेगिस्तान के नीचे मिला है और समुद्र तल के नीचे भी यह प्राप्त हुआ है। बहुत बढ़िया तेल का रंग सफ़ेद और स्वच्छ जल के समान होता है, पर साधारण तेल का रंग कुछ लालिया नीलापन लिए और घटिया तेल का रंग प्रायः काला होता है। बढ़िया साफ किया हुआ तेल पतला और घटिया तेल गाढ़ा होता है। प्रकाश करने के अतिरिक्त इसका उपयोग छोटे इंजन चलाने, गैस तैयार करने, अनेक प्रकार के तेलों और वार्निशों आदि को गलाने और मोमबत्तियाँ आदि बनाने में होता है। इसमें इस प्रकार की उग्र और अप्रिय गंध होती है। थोड़ी मात्रा में मुंह पर लगने या गले के नीचे उतरने पर यह
उल्टी लाता है और अधिक मात्रा में भीषण विष का काम करता है। मोटरों आदि में जो पेट्रोलियम जलाया जाता है वह भी इसी का एक भेद है। मोम प्रायः पीले रंग का होता है और इसमें से शहद जैसी गंध आती है। साफ करने पर इसका रंग सफ़ेद हो जाता है। यह बहुत थोड़ी गर्मी से गल या पिघल जाता है और कोमल होने के कारण थोड़े से दबाव द्वारा गीली मिट्टी या आटे आदि की भांति अनेक रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है। इसकी बत्तियां बनाई जाती हैं जो बहुत ही हल्की और ठंडी रोशनी देती है। औषधि के रूप में इसका व्यवहार होता है और यह मरहमों आदि में ढाला जाता है। खिलौने और ठप्पे आदि बनाने में भी इसका व्यवहार होता है। आदरणीय महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से समितियों के महत्व में दोनों प्रकार से अभिवृद्धि हुई है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, समितियाँ पहले ज़्यादा अधिकार संपन्न नहीं हुआ करती थीं। उनके प्रतिवेदन मात्र अनुशंसात्मक हुआ करते थे। अब संविधान की धारा के अंतर्गत सदन की समितियों को शक्तियां और विशेषाधिकारों को संवैधानिक रूप दिया है। वहीं दूसरी ओर जनता द्वारा निर्वाचित सरकारों की स्थापना होने से लोक कल्याण की अनेक नवीन गतिविधियां भी आरंभ की गई हैं। सदन का प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करने के दृष्टिकोण से अतिरिक्त समितियों का गठन अपरिहार्य हो गया। अतः संसद और विधानमंडल के स्तर पर वर्तमान में अनेक समिति कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से जन भावना और जन अपेक्षाओं को उचित आधार तो मिलता ही है, इसके साथ ही कार्यपालिका पर सदन का नियंत्रण और प्रशासन पर अंकुश बनाए रखने और उसे उत्तरदायी बनाने की दिशा में सक्षम प्रयास भी होता है। प्रायः समितियां विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों को सम्मिलित कर गठित की जाती हैं, जिससे उनमें एक सशक्त सामूहिक भावना पैदा होती है, जिसके कारण सदस्य दलगत भावना से ऊपर उठकर प्रश्नों के ऊपर गुण दोष के आधार पर निष्पक्ष रूप से विचार करते हैं। समितियों से जुड़े होने के कारण सदस्यों को विभिन्न विषयों में विशेषज्ञता भी प्राप्त होती है। यदि संबंधित विभाग ने उपलब्ध साधनों का उपयोग करके जो कार्य किया है उसकी जांच समिति अच्छी तरह से कर सकती है। इसके अलावा संसदीय समितियां महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए सदन का समय बचाती हैं और सदन को विषयों की व्यापकता में जाने से रोकती हैं, जिससे वह नीतियों और महत्वपूर्ण सिद्धांतों के विषयों पर नियंत्रण रख सकें। इस व्यवस्था को
कैसे सफल बनाया जाए, इसके लिए हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये प्रश्न ऐसे हैं जिस पर हर व्यक्ति के अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन एक बात सर्वमान्य है कि लगन निष्ठा के बिना यह काम नहीं हो सकता। इनके गठन से ऐसे लोग भी सतर्क रहते हैं जिन्होंने कभी कोई लापरवाही की हो, बेईमानी की हो, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया हो। स्टॉप। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।